हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है स्ट्रक्चर टीचिंग टेक्निक्स फॉर ऑटिज्म, यानी कि किस प्रकार से हम लोग ऑटिज्म या स्वलीनता से ग्रसित बच्चों अथवा व्यक्तियों को शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। उसके लिए कौन कौन से इफेक्टिव या हम कह सकते हैं प्रभावशाली शिक्षण विधियां होती हैं जिनका यूज करते हुए हम इन बच्चों की लर्निंग को या अधिगम को एनहांस कर सकते हैं, उनके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग जब भी ऑटिज्म बच्चों की बात करते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के कहीं ना कहीं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, विशेषताएं बताई, जिनको ध्यान में रखते हुए हमें इनके लिए पाठ्यक्रम को तैयार करना है और जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको सेलेक्ट करना है। अब हमें पता है कि जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं वो एडीडी भी होते हैं, हम लोग बोलते हैं अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर। जितने भी हमारे डिप्लोमा के, बीएड के, एमएड के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर उन्हीं के साथ साथ स्पेशल एजुकेटर हैं, उनको ये टर्म क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। नॉट ओनली फॉर जो कि अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए, जो अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, रीट का है, भले ही सीटेट की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन के एरिया में, उनके लिए भी इस टर्म का क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है एडीडी क्या है। और इसी के साथ में दूसरी टर्म आती है हमारी एडीएचडी। ये हमें कहीं ना कहीं क्लियर होना जरूरी है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको हमें ध्यान में रखना है, और उसके बाद पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे। एडीडी हम बोलते हैं कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, यानी कि ध्यान में कमी होना। फुल फॉर्म पूछा जाता है कि एक तो आप लोगों को फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, एंड सेकेंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एडीडी एंड एडीएचडी। बहुत जगह पर साइमल्टेनियसली मतलब एक की जगह दूसरे को यूज में लाया जाता है, बट ये दोनों सेम नहीं है, दोनों टर्म अलग अलग है। एडीडी दोनों में ध्यान की कमी रहती है लेकिन रीजन अलग अलग होंगे। एडीडी हम बोल सकते हैं कि कोई भी कारण हो सकता है कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है पढ़ने में या किसी कार्य को करने में, लेकिन जब एडीएचडी की बात करते हैं तो एडीएचडी को हम बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या है, मैंने जैसे बोला कि कोई भी कारण हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज को करने में नहीं है, या हो सकता है एनवायरमेंट कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, गर्मी ज्यादा है या ठंड ज्यादा है, या बाहर का एटमॉस्फेयर ऐसा है, कहीं से साउंड आ रहा है तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा साफ रीजन लग रहा है कि अटेंशन है तो ध्यान में ही कमी है, लेकिन ड्यू टू ऑफ हाइपर एक्टिविटी को हम बोलते हैं अति चंचलता। मतलब कि ये बच्चे जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं, इन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा, कल मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, एंड टाइप्स भी बताया आप लोगों को। अति चंचलता, दे कांट सिट एट अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब एक जगह पर ये इवन 5 मिनट्स तक भी नहीं बैठ पाते हैं, ये घूमते रहते हैं, या फिर बहुत सारे इनमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी होती है, ये अपनी जो बात होती है उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, पुअर कम्युनिकेशन भी रहता है इनका, है ना। एंड सबसे बड़ी बात कि ये आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, जब भी हम लोग इनसे कोई बात करना चाहते हैं या इनके सामने भी आप जाकर के इनसे आई कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये डिनाई करते हैं, आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं करेंगे। एंड उसी के साथ में लो अटेंशन हम कह सकते हैं, या पुअर अटेंशन पावर रहती है इनकी, पुअर अटेंशन। अब पुअर अटेंशन हमारे नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये जो एडीडी है और एडीएचडी है ये दोनों कहीं ना कहीं ऑटिज्म बच्चों में ही पाए जाते हैं। एक तो इनमें ध्यान की कमी रहती है, इजीली ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि इनमें बहुत सारे बिहेवियर प्रॉब्लम होते हैं। हाइपर एक्टिविटी, क्योंकि इनमें बहुत सारे रेपिटेटिव बिहेवियर होते हैं, सेल्फ इंजरियस या अदर इंजरियस, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने वाले, खुद को भी नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहारों को करते हैं। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, तोड़फोड़ वाले व्यवहारों को करते हैं ये।
और ये हाइपर एक्टिविटी के करके भी एक जगह टिक करके नहीं बैठते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्ट को उठाया तो दूसरे को लग जाएंगे, या अगर क्लासरूम में बाकी बच्चे अटेंशन दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो ये बच्चे एक जगह टिक करके नहीं बैठते हैं। अब दोनों में साफ हमारे को पता चल रहा है कि यहाँ ध्यान में कमी है, लेकिन यहाँ पर जो रीजन है वो दैट इज योर, हम कह सकते हैं हाइपर एक्टिविटी या अति चंचलता के करके। अब हम लोगों को ये पता लग गया है कि इन बच्चों में ध्यान की कमी रहती है। ध्यान की कमी रहेगी, तो अब हम लोग इनके लिए जब पाठ्यक्रम को भी तैयार करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इनके लिए पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे या मेथड्स को भी सेलेक्ट करते हैं पढ़ाने के लिए, वो भी हम लोग इनकी आवश्यकताओं को, या हम लोग कह सकते हैं इनकी जो भी समस्यात्मक व्यवहार है या जो भी इनमें कमियां हैं ड्यू टू ऑफ देयर डिसेबिलिटी, उसको ध्यान में रखते हुए हम बच्चों के लिए टीचिंग मेथड्स को भी सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले अब हम लोग आएंगे पॉइंट पे कि कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चेक, EEACCH। अब इसके फुल फॉर्म यदि हम बोलते हैं तो टीचिंग लर्निंग फॉर ऑटिज्म विथ चिल्ड्रन with communication and handicap। अब जब हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा था तो उसमें क्या बोला गया था कि इन बच्चों को संप्रेषण संबंधी, हम कह सकते हैं मेनली 3 एरियाज अफेक्टेड थे। एक तो वर्बल, नॉन वर्बल एंड सोशलाइजेशन। अब यहां पर हमारा क्या बोला गया है कि चिल्ड्रन विथ कम्युनिकेशन हैंडीकैप, ऑटिज्म बच्चों को कहीं ना कहीं क्या कम्युनिकेशन संबंधी समस्याएं पाई जाती है। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ये चेक मेथड का। अब जब भी हमें पता लग गया कि इसका यूज क्यों करेंगे, सबसे पहले तो इसको दिया किसने वो मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं। इस मेथड को एरिक स्काइलर ने दिया है, एरिक हिंदी में लिख देती हूँ, एरिक स्काइलर ने सबसे पहले इसको यूज में लाया फॉर ऑटिज्म चिल्ड्रन। अब ये मेथड क्या बोलता है, एरिक स्काइलर के अकॉर्डिंग इनका कहना है कि जब भी हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, स्पेशली जो ऑटिज्म चिल्ड्रंस हैं, उनको पढ़ाना है, तो जिस प्रकार से हम अधिगम क्षमता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए मल्टी सेंसरी हम लोग बोलते हैं कि बहु ज्ञानेंद्रिय, टेक्निक का मल्टी सेंसरी हम बोलते हैं बहु ज्ञानेंद्रिय। तकनीक, यदि आप लोगों को टेक के फुल फॉर्म को भी याद नहीं रख पा रहे हैं तो सिंपली जब भी आपको टेक्निक के बारे में पूछा जाता है यू कैन राइट मल्टी सेंसरी टेक्निक। ये हम लोगों को जब भी बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम बहु ज्ञानेंद्रिय तकनीक का यूज करें। अब नाम से हमारा क्लियर हो रहा है कि बहु ज्ञानेंद्रिय क्या है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, तो 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हुए हम बच्चों को पढ़ाएंगे। स्पेशली हम लोग क्या करेंगे, विजुअल एड्स का यूज करेंगे। विजुअल एड, दृश्य सामग्री,
जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो भी अट्रैक्टिव मटेरियल होगा, आकर्षक होगा, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उस मटेरियल को हम यूज में लाएंगे जिसको बच्चा देख सके और बच्चा अट्रैक्ट हो। अब हमें पता लग गया कि बच्चों में एडीएचडी या एडीडी होने की वजह से, ध्यान में कमी होने की वजह से उनका इंटरेस्ट ही नहीं है सीखने में, किसी भी कार्य को करने में वो अक्षम है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, बच्चों के लिए दृश्य सामग्री का यूज करेंगे। इसी के साथ में ऑडियो, विजुअल एड्स भी लिख सकते हैं हम लोग। इनको पढ़ाने के लिए ऑडियो मतलब क्या, सुन करके भी और दिखा करके भी। अभी जैसे हम प्रोजेक्टर पे कोई भी किसी प्रकार के हम लोग ड्राइंग का या फिर कोई पिक्चर्स के माध्यम से बच्चों को सिखा रहे हैं, या फिर हम म्यूजिक चला रहे हैं टीवी पे बच्चे को, या प्रोजेक्टर पे हम कोई भी एक्टिविटी को करके दिखा रहे हैं और बच्चा उसको कर रहा है, कहीं ना कहीं इमिटेट कर रहा है, उसके माध्यम से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। एंड टेक्टाइल, इससे पहले हम लोग काइनेस्थेटिक भी कर सकते हैं। K for काइनेस्थेटिक। यहाँ पर हमने क्या बोला, दृश्य सामग्री, और यहाँ हम श्रव्य सामग्री भी लिख सकते हैं, दृश्य या श्रव्य सामग्री भी कर सकते हैं। काइनेस्थेटिक हम बोलते हैं थ्रू मूवमेंट, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट के माध्यम से। हम कोई भी एक्टिविटी को कर रहे हैं और बच्चे को भी उसको क्या करेंगे, उसको इमिटेट करने के लिए बोल रहे हैं। या जैसे हम कई बारी हाई पिच या लो पिच, जब भी कोई टीचर पढ़ाता है विद नॉट ओनली जो चिल्ड्रन विद ऑटिज्म है उनको पढ़ाने के लिए, नॉर्मल बच्चों को भी जब भी हम पढ़ाते हैं तो हम लोग कभी भी सेम पिच लेवल नहीं रखते हैं। पिच मतलब जो हमारे बोलने के लय है वो ऐसा नहीं है कि सेम ही लेवल पे, तो उस टाइम पे बच्चों के लिए वो बोरिंग कंडीशन हो जाती है। कभी हमें हाई पिच, कभी लो पिच का यूज करना है। हाई पिच मतलब कभी टीचर क्या करता है, कभी जोर से बोलेगा, कभी किसी पॉइंट पे वो धीमा बोलेगा। और स्टिमुलस वेरिएशन, स्टिमुलस वेरिएशन बोलते हैं कि हम लोग जो भी हमारे हाव भाव हैं, कि कभी भी हम कोई भी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे मैंने हाई पिच लो पिच बोला तो मेरे हाथों की मूवमेंट भी साथ के साथ में होती जाती है, तो बच्चा उसको भी, जो भी मेरे एक्सप्रेशंस है उनको भी कहीं ना कहीं नोटिस करता है और बच्चा सीखता है। तो काइनेस्थेटिक हम बोलते हैं कि बच्चों को एक्टिविटीज को करवाएंगे भी और बच्चा प्लस टीचर को देखते हुए भी इमिटेट करता है जैसा टीचर एक्टिविटी को करता है। एंड टेक्टाइल हम बोलते हैं, टेक्टाइल कि बच्चा स्पर्श के माध्यम से सीखेगा। अब हम लोग कहीं ना कहीं बात करते हैं कि ऑटिज्म बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करना है, किस प्रकार से करें। तो हमें जब पता लगेगा कि ऑटिज्म बच्चों में बहुत सारे बिहेवियर प्रॉब्लम है, या बच्चों में कहीं ना कहीं लर्निंग संबंधी समस्याएं आती हैं ड्यू टू ऑफ, हम कह सकते हैं उनके बिहेवियर प्रॉब्लम या अदर इश्यूज होने की वजह से, तो इन चीजों को हम जरूर शामिल करें कि हम जब भी बच्चों को पढ़ाएंगे तो विजुअल एड्स का यूज करेंगे, वेदर वो फ्लैश कार्ड है, चार्ट पेपर है, या अदर कोई भी टीएलएम का आप यूज करते हैं। ऑडियो विजुअल एड, दृश्य और हम कह सकते हैं श्रव्य, जिसमें हमारा आ जाता है प्रोजेक्टर है, टैबलेट है या कंप्यूटर है, जिसका यूज करके आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। काइनेस्थेटिक की तो मूवमेंट हम बच्चे को एक्टिविटी को कराएंगे। टेक्टाइल, जो बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको हम लोग कहीं ना कहीं इनको हम लोग कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको ये टच के फील करके बच्चा सीख सकता है, जैसे ब्रेल, जो ब्रेल का यूज करते हैं, या जो वीआई स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेक्सचर, रफ टेक्सचर होता है, या फिर उनके लिए कोई भी हमें चीज को सिखाना है तो वो बच्चा उसको फील करके सीख ले। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि बच्चे को मैंने एप्पल सिखाना है तो मैं कॉन्क्रीट वे में उसको दिखाऊंगी। एक तो मैंने क्या किया, कॉन्क्रीट वे में बच्चे के लिए रियल एप्पल को लेके आऊंगी, देन फिर मैं बच्चे के लिए फ्लैश कार्ड का यूज करूंगी, जो भी फ्लैश कार्ड का, एज वेल एज चार्ट पर भी क्लियर पिक्चर बनी होनी चाहिए जो अट्रैक्टिव हो, सो दैट बच्चा उसको देख करके कहीं ना कहीं अपना अटेंशन दे। अब ये तो मैंने क्या किया, दृश्य दिखाया। अब मैं उसी एप्पल को सिखाने के लिए कोई वीडियो में भी बच्चे को एप्पल दिखा सकते हूँ, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि हम लोगों ने वीडियो में ऑलरेडी रिकॉर्ड किए थे उसके माध्यम से भी। एंड काइनेस्थेटिक हम बोल सकते हैं कि मैं बच्चे को थ्रू मूवमेंट, बच्चे को जैसे बोलूंगी कि एप्पल तो मीठा होता है, जो भी टीचर के एक्सप्रेशंस रहते हैं। टेक्टाइल, मैंने बच्चे को उसको फील करने के लिए भी दिया,
मैंने जब बच्चे के लिए चार्ट पर भी बनाया था या मैंने फ्लैश कार्ड पे, तो मैं उसको थोड़ा सा क्या करूंगी, जब एप्पल लिखा होगा तो उसको थोड़ा उभरा हुआ सा करूंगी, सो थोड़ा सा जिसे हम 3D ऑब्जेक्ट को यूज में लाते हैं उस तरह से। और कॉन्क्रीट जो मेरे पास में रियल मूर्त हम बोलते हैं कि मूर्त रूप से मेरे पास में जो सेब है उसको मैं बच्चे के हाथ में भी फील करने के लिए दूंगी, सो दैट बच्चा फील करे कि एप्पल कैसा होता है। उसको काट करके देन फिर उसमें जो ब्राउन सीड्स हैं उसको भी बच्चे को मैं दिखाऊंगी कि एप्पल में ब्राउन सीड्स होते हैं, और काट के बच्चे को खाने के लिए भी दूंगी एप्पल को, कि उसका टेस्ट भी बच्चा फील करेगा। देन बच्चे को वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि एप्पल कैसा होता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो टेक जो मेथड है, इसमें एरिक जो स्कॉलर है उसने क्या बोला कि बहुज्ञानेंद्रिय तकनीक का यूज करते हुए बच्चों को जो भी ऑटिज्म से ग्रसित है उनको एजुकेशन दिया जाए। एंड इसके बाद में हम बोलते हैं होल्डिंग थेरेपी। होल्डिंग थेरेपी लिख सकते हैं हम लोग। होल्डिंग अब नाम से क्लियर हो रहा है कि हम होल्ड करेंगे, मतलब कि हम किसी भी चीज को रोकते हैं। अब हम चीज को नहीं रोक रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन विद ऑटिस्टिक। जब ऑटिस्टिक बच्चों की बात करते हैं तो मैंने क्या बोला कि हाइपर एक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं, दे कांट पे देयर अटेंशन टुवर्ड्स जो भी उसको पढ़ा रहा है उसके प्रति, है ना। और कहीं ना कहीं ये बच्चे हाइपर एक्टिविटी होने की वजह से, या कहीं ना कहीं रेपिटेटिव बिहेवियर जैसे बॉडी को ये बार बार हिलाते रहते हैं, रॉकिंग बॉडी रहता है, फ्लैपिंग हैंड्स रहता है, तो ये जो भी आप बच्चे को एक्टिविटी करवाना चाहते हैं ये अटेंशन अपना नहीं दे पाते। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बच्चे को होल्ड करेंगे, बच्चे को रोकेंगे। हम लोग इस थेरेपी में बोलते हैं कि हम लोग बच्चे को, भले ही वो कहीं ना कहीं जो भी आप थेरेपी का यूज कर रहे हैं वो उसके लिए रेडी नहीं है, उसको वो अच्छा नहीं समझ रहा है, जब भी आप उसको रोकते हैं तो उसको वो एक्सेप्ट ना करते हुए भी हम उस बच्चे को क्या करेंगे, जो भी वो समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है उसके लिए हम रोकेंगे। क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं अपना हम कह सकते हैं कि लाइक आई कांटेक्ट नहीं देते हैं, भागते रहते हैं इधर उधर। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चे को रोकेंगे और हम ट्राई करेंगे कि बच्चा अटेंशन हमें दे सके। इससे क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं एज वेल एज जो टीचर हैं उनका कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में इस थेरेपी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि बच्चे में कहीं ना कहीं स्थिरता होती है। जो हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसको कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि यूजफुल टेक्निक है, जिसका यूज करते हुए बच्चे की हम सिटिंग को भी बढ़ा सकते हैं। जब बच्चा कहीं बाहर भागने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको पकड़ के वहां पे एक जगह पे बिठा सकते हैं या अपने पास में ला सकते हैं। उसको हमें थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है, सो दैट वो इधर उधर भागे नहीं। इससे बच्चे का सोशलाइजेशन स्किल भी बढ़ता है। तो होल्डिंग थेरेपी में हमारा नाम से हमारा क्लियर हो रहा है कि हम बच्चे को एक जगह रोक करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे। एंड नेक्स्ट हम बोलते हैं 1-to-1 टीचिंग। 1-to-1 टीचिंग भी कह सकते हैं, या अभी हम लोग जो बात करते हैं कि आईईपी की, आईईपी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराइए मैम, लेकिन ये जो बीच बीच में मैं क्वेश्चन ले रही हूँ यही सब आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, रीट का है या अदर जो भी एग्जाम आते हैं उसमें पूछा जाता है कि एक्सपेंड आईईपी। आईईपी की क्या फुल फॉर्म होता है? आईईपी क्या है हमारा? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। अब हिंदी में हमारा इंडिविजुअलाइज से हमें नाम से क्लियर हो रहा है, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। एक तो हमने क्या बोला, बच्चे को 1-to-1 टीचिंग एंड आईईपी दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर ही रहता है। 1-to-1 हम क्या बोलते हैं कि एक टीचर और एक बच्चा।
ऑटिज्म बच्चों की बात करते हैं कि बहुत सारे बिहेवियर प्रॉब्लम होने की वजह से इन बच्चों के लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक बड़े ग्रुप में बच्चों को एक साथ में पढ़ा सकें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टीचर जब एक बच्चे को कंट्रोल कर रहा होता है तो दूसरे के बाहर चले जाते हैं, और हर बच्चे की नीड जो है वो दूसरे से वेरी करती है, यानी कि डिफरेंट होती है, सबके सिमिलर नहीं होते। तो ऐसे में जब हमें लग रहा है कि बच्चा ग्रुप में एक्टिविटीज को नहीं सीख पा रहा है, तो हम लोग 1-to-1 टीचिंग का यूज करेंगे, या हम बच्चे के लिए आईईपी को तैयार करते हैं। आईईपी मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, बच्चे के लिए व्यक्तिगत तौर से एजुकेशन प्लान को तैयार करता है, और यह एक शिक्षण के माध्यम से ही सफल हो पाता है। इसमें हम लोग बच्चे के लिए जो भी उसकी नीड्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे के लिए पाठ्यक्रम में एक्टिविटीज को सम्मिलित करते हैं। क्या क्या टीचिंग मेथड्स, क्या क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, या क्या पढ़ाने का तरीका है, उस सब चीजों को हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए बच्चे के लिए प्रोग्राम को टीचर तैयार करता है, और बच्चे के ऊपर उसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, लागू भी करता है। अब हम टीचिंग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बच्चे को, हाँ, एक चीज को हमें ये भी ध्यान रखना है कि डू नॉट मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ चेंजेस इन चाइल्ड एनवायरमेंट के, अब हम लोग एनवायरमेंट नॉट, हम ये कह सकते हैं कि बाहरी वातावरण की, क्लासरूम के भीतर भी, क्योंकि हम लोग शिक्षण कहाँ दे रहे हैं बच्चे को, क्लासरूम में, तो हम क्लासरूम में भी कर सकते हैं एनवायरमेंट की जगह। एनवायरमेंट कि हम लोग क्या करेंगे, कक्षा के वातावरण में अधिक बदलाव नहीं लाएंगे, बदलाव, या फिर बार बार भी हम कर सकते हैं, बार बार बदलाव नहीं लाएंगे। अब नाम से हमारा क्लियर हो रहा है कि जब कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चे के क्या पाया गया है कि दे डू नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ ए चेंज इन द एनवायरमेंट, हिज और हर, कि जब भी ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं तो ये वातावरणीय संबंधी जो भी बदलाव होते हैं उनको इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब भी, जैसे जो भी इनकी डेली रूटीन्स है, डेली रूटीन जैसे बच्चों का मॉर्निंग में उठने का टाइम 6 o'clock का है, बच्चा स्कूल के लिए रेडी हो रहा है, किस टाइम से क्या वो खाता है, किस, अगर क्लासरूम की भी बात कर रहे हैं, किस वे से वो जा रहा है, अगर रास्ता, जैसे हम कई बार ऐसे करते हैं कि बच्चे के डेली का रूटीन है कि वो सीधा क्लास में आता है, कई बार हम लोग ऑब्स्टेकल्स, हम लोग ये सोचिए कि हमने बीच में बेंच लगा दिया दरवाजे के बीच में, तो वो बच्चा एक ही जगह पर खड़ा रहेगा, वो उस एनवायरनमेंट में जो भी चेंज, क्लासरूम में जो आपने चेंज कर दिया, ऑब्स्टेकल हम कह सकते हैं कि जो भी आपने उसके लिए अड़चन है कि क्लास में वो दूसरे वे से आता हो, दूसरे रास्ते को अपनाता हुआ क्लास में आए, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस रास्ते से वो डेली आता है उसी से ही आएगा, जो क्लास में टीचर उसको पढ़ाता है डेली बेसिस पे उसी से वो पढ़ेगा, उसी के साथ कंफर्टेबल रहता है। अगर आप कोई दूसरे टीचर को लाते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जब भी ऑटिज्म बच्चों के साथ में काम करते हैं या उनको शिक्षण प्रदान करते हैं तो हम ध्यान रखेंगे कि बच्चों के लिए वातावरणीय संबंधी जो भी बदलाव है वो हम बार बार ना करें, है ना। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि टास्क एनालिसिस है, इन बच्चों कार्य विश्लेषण हम बोलते हैं। कार्य विश्लेषण का यूज करना है कि जब भी हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि ये बच्चे इंस्ट्रक्शंस को इजीली फॉलो नहीं कर पाते हैं,
रूट लर्निंग होती है इनकी, या हम कह सकते हैं पुअर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, किसी भी टास्क को सीखने में इनकी जो अवधारणा होती है वो बहुत ही पुअर रहती है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, किसी भी टास्क को वन टाइम पर बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। हम बच्चे के लिए क्या करेंगे, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना। टास्क एनालिसिस हमारा क्या है, टू डिवाइड अ टास्क इनटू सिंपल और इजीएस्ट वे। सिंपल और इजीएस्ट वे कर सकते हैं, और इसी के साथ में हम क्या कर सकते हैं, या स्मॉल पार्ट्स में भी कर सकते हैं कि टू डिवाइड अ टास्क इनटू सिंपल और इजीएस्ट वे, और टू डिवाइड अ टास्क इनटू स्मॉलेस्ट स्टेप्स। हम कह सकते हैं इजीएस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेप्स, यानी कि छोटे छोटे भागों में कार्य को बांटना। कार्य विश्लेषण कहता है, जैसे मैंने क्या बोला कि वन टाइम पर हम बच्चे को ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा पैसेज है तो हम बच्चे को वन टाइम पर इंट्रोड्यूस कर देंगे, या जैसे बच्चे को एरोप्लेन की स्पेलिंग है, अब एरोप्लेन बच्चों को कहीं ना स्पीच प्रॉब्लम होता है तो वन टाइम पर तो ये इसको प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एरोप्लेन की पूरी जो बड़ी स्पेलिंग है, नॉर्मल बच्चों के लिए भी हम इस मेथड को यूज में लाते हैं कि हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देंगे AERO प्लस PLANE, ऐसे ब्रेक डाउन करके हम बच्चे को सिखाएंगे। तो ये तो एरोप्लेन का है। इसी तरह से हम लोगों को लग रहा है कि ADL जो भी एक्टिविटीज है उनको करने में भी इनको दिक्कत आती है, तो हम क्या करेंगे, जैसे बच्चे को ब्रशिंग करना है तो सबसे पहले बच्चे को जो भी स्टेप्स हम लोग खुद फॉलो करते हैं, सबसे पहले बच्चा बेसिन के पास जाएगा, बच्चा ब्रश को लेफ्ट हैंड से उठाएगा, राइट हैंड से पेस्ट को उठाएगा, पेस्ट को अप्लाई करेगा ब्रश के ऊपर। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम बच्चे को टास्क को करना सिखाते हैं जब तक वो बच्चा उस कार्य को करना नहीं सीख जाता है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि टास्क एनालिसिस इज अ प्रोसेस in which we divide a task into simple and easiest way. ना? अब इसके बाद में हम लोग बोलते हैं कि इन बच्चों को जब भी हमें पढ़ना सिखाना है तो क्या करना है, आर्ट थेरेपी। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कला चिकित्सा। अब बच्चों को अगर एकेडमिक एरिया में कहीं लिखने पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो हम बच्चे को वेरियस एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, अगर एक स्पेशल एजुकेटर क्रिएटिव है तो बच्चे के लिए आर्ट के माध्यम से भी बच्चे में मैक्सिमम डेवलपमेंट कर सकता है। उसके लिए वो क्या है कि अगर बच्चे को पेंटिंग पसंद है तो वो पेंटिंग के माध्यम से भी बच्चे को उस एरिया में आगे तक ले जा सकता है, जिसके माध्यम से बच्चे के लिए वो सोर्स इनकम ऑफ सोर्स भी बन जाता है। तो हम आर्ट थेरेपी के माध्यम से बच्चे को जो भी इंटरेस्ट की उसकी एक्टिविटी है वो उसको पेंटिंग करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए हम दे सकते हैं। इसके बाद में हमारा आता है म्यूजिक। म्यूजिक थेरेपी हम बोलते हैं संगीत चिकित्सा। ये बच्चे हाइपर बहुत ज्यादा होते हैं तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इन बच्चों के लिए म्यूजिक थेरेपी का भी यूज कर सकते हैं। बच्चों को यदि गाने सुनना पसंद है, संगीत सुनना पसंद है तो उन बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, संगीत के माध्यम से भी हम कह सकते हैं कि इन बच्चों को थेरेपी दे सकते हैं। अब इसी के साथ ही साथ हम लोग होते हैं मॉडलिंग, जो टीचिंग स्ट्रेटेजीज में ही है। मॉडलिंग है या हम शेपिंग है, चेनिंग, प्रॉम्प्टिंग, इन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। मॉडलिंग हमारा नाम से ही हो रहा है कि थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन हम क्या करेंगे, बच्चे को मॉडलिंग के माध्यम से, डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं दूसरा, कि
एक जैसे मैंने बच्चे को कोई भी टास्क को सिखाना है तो जो मैं कर रही हूँ उसको मैं पहले खुद करूंगी और फिर बच्चे को इमिटेट करने के लिए बोलूंगी, साथ में इंस्ट्रक्शंस को भी दूंगी। जैसे मैंने बोला कि एडीएल एक्टिविटीज में मैंने बच्चे को ब्रशिंग करना सिखाना है, तो ब्रशिंग के लिए मैं क्या करूंगी, पहले स्टेप बाय स्टेप खुद करूंगी, फिर बच्चे को उसको इंस्ट्रक्शंस को देते हुए इमिटेट या उसकी अनुसरण करने के लिए उसको कहूंगी, तो जिसको वो यूज में लाते हुए टास्क को सीखता है। शेपिंग हम बोलते हैं कि जब भी बच्चे को कोई कार्य को मैं सिखाऊंगी, जैसे बच्चा जब भी कोई कार्य सीख रहा है तो उसके हर सक्सेसिव अटेम्प्ट पर सफलता पूर्वक किए कार्य या अटेम्प्ट पर हम क्या करेंगे, इसको रिवॉर्ड देंगे। हम बोलते हैं पुरस्कार, रिवॉर्ड का, कि उसको पुरस्कार देंगे जब भी बच्चा हमें लग रहा है कि कोई सक्सेसिव अटेम्प्ट ले, क्योंकि इन बच्चों का कहीं ना कहीं हमें पता है कि पुअर अटेंशन स्पैन रहता है, ध्यान नहीं देते हैं, इजीली डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर भी उनके कारण से भी यदि बच्चा मोटिवेटेड है कि वो रेडीनेस है उसमें कहीं ना कहीं कार्य को सीखने के, यदि हम बच्चे को, जैसे मैंने बच्चे को सर्कल बनाना सिखाना है, अब बच्चे ने यदि पेन की तरफ भी देखा तो भी मैं उसको रिवॉर्ड दूंगी, रिइंफोर्समेंट, उसको वेरी गुड बोलूंगी, गुड वेरी गुड बोलूंगी, या उसको मैं कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी करवा, कोई भी अगर उसके पसंदीदा कोई एक्टिविटी है तो वो भी मैं उसको करवा सकती हूँ। बच्चा अब देखने के ऊपर मैंने उसको शाबाश वेरी गुड बोला, उसके बाद में मैं अगर बच्चा पेन को होल्ड करने के लिए भी हाथ बढ़ाता है तो भी मैं उसको क्या करूंगी, गुड वेरी गुड बोलूंगी। बच्चा यदि एक डॉट भी बनाता है तब भी उसको मैं शाबाश वेरी गुड बोलूंगी। बच्चे ने यदि थोड़ा सा कर्व भी बनाया तो भी, मतलब कि बच्चा जितने भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट करता है या कोशिश करता है कि वो सफलतापूर्वक कार्य को करने के लिए, तो हम उसको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड देंगे या रिइंफोर्समेंट देंगे। रिवॉर्ड या रिइंफोर्समेंट बोलते हैं हम कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी आते हैं कि हम कोई एक्टिविटी भी करवा सकते हैं जो बच्चे के इंटरेस्ट की है, एज वेल एज हम बच्चे को सोशल में आता है कि उसको कोई शाबाश है या वेरी गुड है, जिससे बच्चा और प्रेरित हुए टास्क को करने के लिए। चेनिंग है कि हम बच्चे को एज ए चेन, नाम से ही हो रहा क्लियर कि हम एज ए चेन बच्चे के लिए टास्क को बनाते चलेंगे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग मैंने लास्ट क्लासेस में बताई भी है टीचिंग स्ट्रेटेजीज में, तो चेनिंग का यूज करते हुए हम बच्चे को टास्क को सिखाते हैं। एंड प्रॉम्प्टिंग, जो भी हम बच्चे को सहायता प्रदान करते हैं, जैसे मैंने शाब्दिक रूप से बच्चे को सहायता दी, या मैंने बच्चे को डिफरेंट टाइप्स की, मेरी 5 टाइप्स के हैं ये प्रॉम्प्टिंग। वीपी जो वर्बल प्रॉम्प्टिंग है, सीपी हम कह सकते हैं कि क्लोइंग है, बच्चे को हिंट देते हैं हम बच्चे को, जब भी कोई कार्य अगर बच्चा भूल रहा है तो उसको हिंट देंगे, हम क्लू देते हैं। एंड उसके बाद जेस्चर है, तो इशारे के माध्यम से हम बच्चे को टास्क को सिखा सकते हैं। यदि बच्चा, सपोज करो मुझे एप्पल के बारे में बच्चे से पूछना है और बच्चा नहीं बता, तो मैं इशारे से क्या करूंगी, एप्पल का मैं जैसे राउंड का मैं तो हाथ से ला करके उसको जेस्चर के इशारे के माध्यम से मैं बच्चे को हेल्प कर सकती हूँ। फिजिकल प्रॉम्प्टिंग, बच्चा यदि लग रहा है हमें कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कि पेन को होल्ड करने में दिक्कत आ रही है, तो हम उसके हाथ पर हाथ रखते हुए हेल्प कर सकते हैं। बच्चे को यदि चलने फिरने में दिक्कत आ रही है तो हम शारीरिक तौर से उसको हेल्प दे सकते हैं। तो ये प्रॉम्प्टिंग है जिसका यूज करते हुए बच्चे को पढ़ा सकते हैं या उसको पढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की कहीं ना कहीं हमारे डिफरेंट टीचिंग मेथड्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हमारे रहते हैं कि लाइक जैसे नोन टू अननोन है, सरल से कठिन की ओर हम बोलते हैं कि बच्चे को पहले हम लोग इजी स्टेप को बताएंगे, जो भी इजी, कभी भी हम बच्चे को कोई टास्क को सिखाते हैं तो हम हार्ड थिंग्स को पहले नहीं लेते हैं, सॉरी ज्ञात से अज्ञात की ओर है ये, कि बच्चा जो भी चीजें पहले से जानता है उससे हम पहले बच्चे को कहीं ना कहीं वो चीजें हम पहले बच्चे को पूछें। ज्ञात से अज्ञात हम बोलते हैं कि सपोज करो कि मैंने बच्चे को 10 तक काउंटिंग करना सिखाना है, 5 to 10 तक,
तो मैं पहले बच्चे को क्या पूछूंगी कि 1 to 5 तक आप काउंटिंग मुझे सिखाओ, या बच्चे को कोई भी अदर आप टास्क भी ले रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगी बच्चे को कि पहले आप मुझे जो भी वो पहले से जानता है टास्क के बारे में उसको मैं पहले पूछूंगी। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और बच्चे में रेडीनेस भी होती है कार्य को सीखने में। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर। अब मुझे पता है कि ऑटिस्टिक बच्चों का क्या है, कहीं ना कहीं लर्निंग प्रॉब्लम रहती है, इनको सीखने संबंधी समस्या होती है, तो मैं कभी भी हार्ड थिंग्स को पहले नहीं लूंगी, इजी जो भी सिंपल चीजें होगी उनको मैं लूंगी। जैसे यदि मुझे लग रहा है कि बच्चे को मैंने डबल डिजिट सम सिखाना है तो मैं पहले उसको क्या गिनती लूंगी जो इजी टास्क है, फिर उसको काउंटिंग जब क्लियर हो जाएगा देन फिर मैं उसको सिंगल डिजिट सम लूंगी, फिर उसके बाद मैं डबल डिजिट सम को बच्चे को लूंगी, उसी के बाद फिर मैं बच्चे को जो भी सब्ट्रैक्शन का है या फिर उसको मल्टीप्लिकेशन का है फिर हार्ड थिंग्स में मैं उसको चीजों को सिखाऊंगी। तो इस तरह से भी इन टीचिंग हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स का भी यूज करते हुए हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं और उनकी लर्निंग को इजी बना सकते हैं। अब टीचिंग मेथड में हम बोलते हैं तो प्रोजेक्ट मेथड, क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्ले पे मेथड, इनका यूज कर सकते हैं हम लोग। प्ले पे मेथड मतलब प्रोजेक्ट में कि हम बच्चे को जो भी इंटरेस्ट का बच्चे का है, तो मैं एक ग्रुप बना रही हूँ उसमें बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को। जैसे मैंने आर्ट का बोला था तो मैं बच्चे को कोई भी टास्क जो बच्चे के इंटरेस्ट का है उसको मैं ले सकती हूँ, जिसमें मैं बच्चे को कोई भी एक्टिविटी जो उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड है उसको मैं बच्चे को करना सिखा सकती हूँ ग्रुप में रहते हुए। और प्ले वे नाम से ही हो रहा है कि खेल के माध्यम से, मतलब कि बच्चे को मैं ऐसी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहे और बच्चे को ये फील भी नहीं हो कि वो बच्चा क्या कर रहा है, खेल के माध्यम से उसको सीख रहा है, ना कि कहीं ना कहीं वो उसको बर्डन समझते हुए सीख रहा है। मैं उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगी, उसको मैं बांध के नहीं रखूंगी, या मैं कहीं ना कहीं कॉपी पेन का ही यूज नहीं करूंगी। मैं बच्चे को डिफरेंट थिंग्स का यूज, जैसे मैं खेल के माध्यम से ही बच्चे को बहुत सारी चीजों को हम सिखा सकते हैं। तो हम बच्चे को, ऑटिस्टिक बच्चे के लिए भी खेल के माध्यम से हम एक्टिविटीज को जो पाठ्यक्रम है उसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो ये कुछ हमारे टीचिंग मेथड्स है जिनका यूज करते हुए हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं जो कि ऑटिज्म से ग्रसित है। सो आई होप आप लोगों को ये जितने भी मैंने टीचिंग मेथड्स को आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।